हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस महा टेस्ट के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हमने अब तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं इस श्रृंखला के अंदर में उसकी रिवीजन करने वाले हैं। फास्ट होंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो आप सभी लोग लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखिए। इसी के साथ में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट का भी अनाउंसमेंट है मेरे पास में, जिससे कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, जो सिलेक्शन है, जो रैंक लाने की आप लोगों की एक जो जिद है, उसको जो है फ्रेंड्स बल मिलेगा। तो आप सभी इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए और मुझे बताइएगा कि 60 में से आपका स्कोर कितना आया। फास्ट चलेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है। आप लोगों के पास में पोल आएगा, पोल के अंदर में भी आंसर कर सकते हो, कमेंट में आंसर कर सकते हो आप लोग, और करते जाइएगा। देखिए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, चलिए सभी लोग रेडी है? एक बार जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे अगर सभी लोग रेडी है। यहाँ पर मैं बिल्कुल एकदम जोश के साथ में और पूरा सेशन देखेंगे। सबसे पहली बात, 1000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया। फ्रेंड्स एक बार दबा के शेयर मार देंगे जहां भी कर सकते हो, ताकि रियल टाइम में आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कहां पर में स्टैंड कर रहे हो। हर एक बच्चा जहां शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह के ऊपर में टीचिंग परीक्षा का ये सेशन जो है वो छा जाना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की ठीक है। तो आप टीपीएंस की जिम्मेदारी है कि हर जगह पे इसको फैला दिया जाए। ओके, चलो ओके, चलिए। तो फ्रेंड जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जो है वो मिलती रहे। ओके, चलिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये 26/8/2023 को पूछा गया क्वेश्चन था। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आप लोगों के पास में पोल भी आ चुका है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी। 1 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए 1000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं केवल 1 मिनट के अंदर अंदर में। तो ये पावर है आप लोगों का, ये पहुआ है आपका। ठीक है जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त को, 28, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को, 1950 में, 28 जनवरी 1950 को। तो क्या 28 जनवरी कहीं पे दिया हुआ है? 28 जनवरी कहीं पे भी नहीं दिया है। तो आंसर उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना हमारे गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी को हमारा जो है गणतंत्र भारत में लागू हुआ था, रिपब्लिक जो है भारत बन गया था, रिपब्लिकन कंट्री बन गया था। अब जो है फ्रेंड्स उसके 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय की जो है वो स्थापना हुई थी, ये याद रखना, 28 जनवरी को। तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पहला ही क्वेश्चन जो है आप लोगों का ट्रिकी था। कितने लोग आंसर कर पाए या एटलीस्ट अब याद रखेंगे? अब हमेशा वो कमेंट में कर देंगे और आंसर लिख दो आप लोग, ताकि आपको अब जिंदगी भर याद रहे। 2 मिनट के अंदर में 1200 प्लस बच्चे हो चुके, 1300 से ज्यादा लाइक आपने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में कितनी वृद्धि होती है सामान्यतः? आप लोग जो है क्या कर रहे हो यहाँ पर में फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप खड़े हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। आपने सोचा कि यार ये क्या हो गया है, ठीक है, अब मैं जो है वो धरती फट जाए, धरती में आप समा जाओ, ठीक है, इस तरीके से। अब धरती में जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, तो हर जो है गहराई के साथ में कितना जो है तापमान के अंदर में जो है वो आप लोगों को वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ में तापमान वृद्धि कितनी देखने के लिए मिलती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हर 32 मीटर के ऊपर में, 32 मीटर गहराई में जाने पर आप लोगों का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है हर 32 डिग्री सेल्सियस मीटर, हर 32 जो है डिग्री के साथ में। ठीक है, हर 32 मीटर जाने के नीचे जाने के साथ में आप लोगों का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने लोगों का सही था जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोग 1500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा कि आप लोग जैसे जैसे नीचे जाते हो, 32 मीटर आप नीचे गए, ठीक है, जमीन में धस गए, 1 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ जाएगा आप लोगों का। इस तरीके से सामान्यता होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने निर्णय लिया, ठीक है, कौन था वो सफेद मुहा गवर्नर जनरल जिसने बहादुर शाह जफर, ठीक है, उनसे कहा कि आप जो है वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनके जितने भी नन्हे मुन्ने जो रहेंगे इनके, ठीक है, उनमें से किसी को भी वंशज नहीं माना जाएगा, शासक नहीं माना जाएगा, उनको केवल उनको राजकुमार माना जाएगा, शासक नहीं माना जाएगा। मतलब बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, अंतिम मुगल सम्राट होंगे। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बीपीएससी में भी बार बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में कि अंतिम मुगल बादशाह होंगे, ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, मैं आपको बता दूं मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने 1856 में ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो इनके बाद में किसी को गवर्नर जनरल नहीं बनाया जाएगा। आप अपने दादाजी से जाके बोल सकते हो क्या कि दादाजी जब आप मर जाओगे ना, ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, आपकी जो है 13वीं के ऊपर में हम जो है वो बटर चिकन बनाएंगे, आपकी जब 40वां रहेगा आपका, तो हम जो है यहाँ पर में ग्रैंड पार्टी देंगे आपकी याद में, आपके दुख में, ठीक है। जब आपकी पहली बरसी रहेगी तो हम जो है वो डिस्को वगैरह भी रखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो याद रख सके। ऐसा बोल के देखो आप अपने दादाजी को, ठीक है, बोलेंगे बेटा अभी मैं, यार तुम्हारी दूसरी दादी लाने की उम्र है मेरी अभी, और तुम मेरे को बोल रहे हो मर जा, मरेंगे क्या, ऐसा होगा, मरेंगे तो वैसा होगा। ये बुरा लगता है यार इंसान को। तो बेचारे बहादुर शाह जफर देखिए कितना बुरा लगा होगा उनको, ये लॉर्ड कैनिंग की वजह से। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में फ्रेंड्स। 5 मिनट के अंदर में 1700 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं और 1450 1500 के करीब आप लोगों ने लाइक कर दिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बोला गया क्वेश्चन है आपको लोगों का, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताइए आप लोग। बिल्कुल लक्ष्मी जी, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, कि द टर्म ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल का, 6 साल का, एक स्थायी सदन है, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है, हमारी संसद के 2 सदन है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, और ये परमानेंट है, ये कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। 1952 के अंदर में जब से राज्यसभा बनी है तब से लगातार अभी तक चली आ रही है वही राज्यसभा, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं, बस यही चलता रहता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 250 अभी फिलहाल के अंदर में। राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया जाता है बिना इलेक्शन के। हो सकता है कभी राष्ट्रपति का मेरे पास में फोन आ जाए कि दानी सर क्या कर रहे हो, ठीक है, आते क्या इधर में राज्यसभा के अंदर में, तो मैं उनको बोलूंगा कि देखता हूँ करके, अभी बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, अभी एक अनाउंसमेंट भी करनी है मैंने को बच्चों के लिए 5 तारीख की एक टेस्ट है उनकी, तो उसकी अनाउंसमेंट करनी है, उसके बाद देखता हूँ। तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 80 के अनुसार मैक्सिमम राज्यसभा की सीट जो है वो 250 हो सकती है और 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है। ओके, अभी मैं नहीं जाऊंगा अगर राष्ट्रपति का फोन भी आएगा तो, क्योंकि मेरी अभी आप लोगों की टेस्ट है एक। ओके चलिए 5 तारीख की, तो मैं उसकी अनाउंसमेंट अभी करने वाला हूँ थोड़ी देर में आप लोगों के लिए। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया, अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, बड़े दुख की बात है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु पर एक शब्द किसने कहे थे? यह एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। 6 मिनट के अंदर में 1900 के करीब बच्चे हो जाना, आप लोगों की, आप लोगों के सफलता के प्रति जो आप लोगों का निश्चय है, ठीक है, जो आप लोगों का एक संकल्प है वो दिखाता है यहाँ पर मैं। तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम के अंदर में भी आया था। ओके चलिए, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर में उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों का 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है, आप बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जहां पर मैं देखिए संवर्ती सूची में शामिल है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। तो पुलिस जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बता दूं राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। कृषि जो है राज्य सरकार इस पर कानून, राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वही जंगल की बात करूं मैं, ठीक है, तो ये पहले राज्य सरकार के अंदर में आता था पहले, बट अब जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, अब संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कितने लोगों को ये बात पता थी? अच्छा चलो अब पता थी तो ये बताओ कि जंगल जो था, फॉरेस्ट वाले मामले राज्य सरकार के अधीन आते थे पहले, राज्य सरकार उस पर कानून बनाती थी, उसको संवर्ती सूची में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब दोनों उस पर कानून बना सकती है। तो बताइए संवर्ती सूची में कौन सा साल डाला गया था इसको? इसको डाला गया था फ्रेंड्स, ठीक है, 1976 के अंदर में, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के जरिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए डाला गया था। इसी के साथ में एजुकेशन, याद रखना है आप लोगों ने, एजुकेशन भी पहले जो है आप लोगों का स्टेट के में आता था, राज्य के सूची में आता था, फिर उसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया, सेम इसी के जरिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है ना, एक्चुअली यूनियन लिस्ट है एक, जिसके अंदर में आप लोगों के ऐसे मामले हैं जो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, जैसे डिफेंस, रक्षा, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन, पोर्ट्स,
बंदरगाह वगैरह, रेलवे, रेलवे किसी राज्य की नहीं होती, हमेशा केंद्र सरकार की होती है, हाईवेज वगैरह। राज्य के अंदर में आता है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, हॉस्पिटल्स, इसके अलावा आप लोगों का एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें जो आप लोगों की स्टेट लिस्ट में आती है। वही एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब आप लोगों का आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट कौन से देश से ली गई थी? जितने भी बच्चे जल्दी से मुझे बता देंगे, 2100 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं 9 मिनट के अंदर में। कॉन्करेंट लिस्ट कौन से देश से ली गई है? देश का नाम बताएंगे आप लोग। मैंने बहुत बार आप लोगों को रिवाइज करवाया है और अभी भी आप लोगों को करवाता रहूंगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ओके, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई, जल्दी बताए कब दी गई थी? एक बार सभी लोग जो है फ्रेंड्स शेयर मार देंगे एक साथ, जितने भी लोग देख रहे हैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए, टेलीग्राम पे लगा दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो वहां शेयर कर देंगे। 2100 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1700 से ज्यादा आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का, गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी आप लोगों का 1858 के अंदर में। मुझे बताइए पहले वायसराय कौन थे? फर्स्ट वायसराय, ठीक है, पहले वायसराय, पहला वायसराय वही था सफेद मुंह जिसने चचा का दिल दुखाया था, वो हमारे चचा का गए, ठीक है, ये जफर चचा। ओके, इनको कहा था कि इनके मरने के बाद में ये किसी को भी मुगल बादशाह घोषित नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। वो लॉर्ड कैनिंग था ना, यही भारत का पहला वायसराय बना था बाद में जाकर, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। तो आंसर आप लोगों को याद हो गया 1858 के अंदर में पहला वायसराय, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लिख दीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। 2009 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला वायसराय कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहां पर में स्थित है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहां पर में स्थित है? न्यूयॉर्क, वियना, ग्लैंड, जिनेवा, कहां पर में है? तो देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो लोगो है उसमें कौन सा वाला जानवर आपको दिख रहा है ये भी बता देंगे आप लोग। 2200 बच्चे जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स ग्लैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने, ग्लैंड के अंदर में है। ओके, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर में। और ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो जितने भी काम होते हैं उनको करता है यहाँ पर में, ठीक है। 2200 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी से एक बार शेयर करते रहेंगे इस सेशन को। इसके अंदर में कौन सा वाला एनिमल यहाँ पर में इसके लोगों के अंदर में दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बोनस क्वेश्चन आप लोगों का आपके एग्जाम में आया हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर का जो है हर कोई बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा। हर एक बच्चे ने कमेंट में आंसर करना है, ठीक है, जल्दी से कमेंट में आंसर कर देंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में आंसर कर देगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का पशु चिन्ह क्या है? जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो अभी से बोल रहा हूँ जो बच्चा ये लेक्चर अच्छे से देखेगा उसका फायदा होने वाला है। अभी आप लोगों की मैं अगले 5 मिनट में एक इंपॉर्टेंट वाली घोषणा करने वाला हूं, तो सभी लोग जुड़े रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स विशालकाय पांडा, जायंट पांडा, बी इज द करेक्ट आंसर। बोनस क्वेश्चन था आप लोगों का। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान? अगर विधान परिषद बनाना है या खत्म बनाना है या समाप्त करना है, ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर में इसका उल्लेख किया गया है? 170, 169, 168, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बताइए। तो आंसर जो है देखिए फ्रेंड्स क्या होगा। पहली बात तो विधान परिषद विधानसभा के अतिरिक्त होती है। विधानसभा सारे राज्यों में है, ठीक है। आप किस राज्य से बिलोंग करते हो जल्दी से बता दीजिए। ज्यादातर लोग जो है वो बिहार से ही है। बिहार के अंदर में विधान परिषद है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। यूपी के अंदर में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो वहां केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। कल जाके झारखंड बोले मेरे को विधान परिषद चाहिए, तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा? 169, इसके तहत वहां पर में जो है वो विधान परिषद बनाई जा सकती है, ठीक है, विधान परिषद। और अगर मान लो कि कल जाके बिहार बोले नहीं भाई हमको तो विधान परिषद चाहिए ही नहीं, बिहार वाले बोले हमको केवल विधानसभा चाहिए, तो फ्रेंड्स उसके अंदर में भी क्या होगा? समाप्ति के लिए भी 169 ही लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये याद रखना, आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है ये, तो इसको याद रखिए हर कोई बच्चा। 14 मिनट के अंदर में 2400 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ आर्टिकल नंबर 169। अब देखिए विधानसभा सभी के पास होती है, गवर्नर सभी के पास में होता है। विधान परिषद, ठीक है, इसका आर्टिकल आप लोगों का है कि बनाना है या हटाना है, 169 में दिया है। ये संसद का काम है, संसद बना या बिगाड़ सकती है किसी भी राज्य में विधान परिषद, ठीक है।
और विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, कैसी उसकी संरचना होगी, वो आर्टिकल 171 है, लेकिन इसको बनाना या बिगाड़ना 169 के हाथ 169 में है। विधान परिषद होंगी या नहीं होंगी 169 में है, अगर होंगी तो कैसी होंगी वो 171 में दिया हुआ है। केवल 6 राज्य ऐसे जिनमें विधान परिषद है। जल्दी से लिख दो मेरे को कौन कौन से राज्य। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई की एग्जाम के अंदर में कि कौन कौन से राज्य है जिनके अंदर में विधान परिषद है। देखो ध्यान से, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहां पर मैं अगर आप ऐसा मैप के थ्रू देखने की कोशिश करोगे तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बस ऐसे याद रख लेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ये 6 राज्य ऐसे जिनके पास में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ओके, 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई या हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी किस राज्य में स्थित है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमारे 60 क्वेश्चन है और 60 के 60 क्वेश्चन आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। जल्दी से, अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है। भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। ये केरला में स्थित है, केरल के अंदर में, ठीक है। ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप ये मैप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अनाईमलाई हिल्स के अंदर में अनाईमुड़ी जो है, और ये केरल के अंदर में स्थित है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अनाईमुड़ी। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए, केरल के अंदर में स्थित है। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कौन से राज्य के अंदर में है, ठीक है। या फिर आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आया था ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद आ रहा है आप लोगों को, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, महेंद्रगिरी उसका आंसर था एनसीईआरटी के अनुसार। कितने लोगों को याद है, हाथ ऊपर किए। आया था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, है ना, पूर्वी घाट मतलब इधर साइड की, इसकी महेंद्रगिरी नाम था। वही वैसे ही आ सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो केरल में है, अनाईमुड़ी, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। आया था ना, देखिए मैक्सिमम लोग जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी, आया था करके। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप लोग जो है आंसर करते रहिएगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स में याद करवा दूंगा। ये पूर्वी घाट के अंदर में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की, एज पर एनसीईआरटी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ राज्य है कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र में है। मतलब उस राज्य का, जो भी राज्य है उसमें ज्यादातर जो जगह है वो जंगल से घिरी हुई है, ज्यादातर जगह, ठीक है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार जो है उसके अंदर में 7.84% जो है केवल वो जंगल है वहां पर में, बाकी जगह पे खाली भूमि या अदर चीजें, दूसरी चीजें। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर में फ्रेंड्स आप लोगों का जंगल ही जंगल है वहां पर में, ठीक है। तो बताइए उसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा जंगल। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, तो प्रतिशत के अनुसार पूछा है ना यहाँ पर में, परसेंटेज के हिसाब से। तो मिजोरम है फ्रेंड्स 84.53%, मिजोरम 84.53%, 53%, ठीक है। 84.53% जो है यहाँ पर में जंगल है, 84.53%, ठीक है। सबसे ज्यादा ये हो गया परसेंटेज के हिसाब से, मतलब कि ये जो राज्य है उसमें जंगली जंगल है, जंगली जंगल है। वैसे ही अगर एरिया वाइज अगर आपसे पूछूं कि एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल कहां पर में, एरिया मतलब सबसे ज्यादा जंगल एरिया के हिसाब से, वो राज्य बड़ा है तो वहां पर में ज्यादा जंगल भी है, तो वो राज्य हो जाएगा आप लोगों का मध्य प्रदेश। तो एरिया वाइज जो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर में 2 चीजें याद रखनी है आप लोगों ने, क्षेत्रफल के हिसाब से या प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 84.53 के साथ में मिजोरम, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए 18 मिनट में 2600 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1955 लाइक आपने कर दिए फ्रेंड्स। ऐसे ही एक बार दबा के शेयर कर देंगे, हम केवल 400 दूर है 3000 से। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा। अगर आप ऐसे सुन भी रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ स्क्रीन के ऊपर में और इसका आंसर जरूर करो, आप सभी के सभी लोग, हर बच्चा इसका आंसर करेगा। स्क्रीन पर आ जाइए, अगर सुन रहे हो लेक्चर केवल तो भी उसके अंदर में आ जाइए और आंसर कर दीजिए इसका, सभी बच्चे कमेंट में आंसर कर दो। चलिए 2000 प्लस लाइक्स आपने कर दिए, 2005 लाइक्स, 2017 हो चुके अब लाइक्स यहाँ पर में। आंसर हर एक बच्चे ने करना है। चलिए बहुत बढ़िया, 2021 लाइक्स कर दिए। चलिए जल्दी, कंटिन्यूअसली संख्या बढ़ती जा रही है। तो भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर में है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है ये नर्मदा नदी के ऊपर में है, गुजरात में, सही बात है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है।
अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे जानबूझकर ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपको याद है या नहीं, नागार्जुन सागर डैम ये आप लोगों का जो है गोदावरी नदी पर नहीं है, तो कहां पर है? ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए था, क्योंकि ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है एक अपने आप में। ठीक है, एक अपने आप में सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, नागार्जुन सागर डैम कहां पर में है। तो नागार्जुन सागर डैम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों का, तो ये डैम आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ये डैम आप लोगों को मिलेगा कृष्णा नदी के ऊपर में, कृष्णा नदी पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी के ऊपर में नागार्जुन सागर डैम। जितने बच्चों ने भी आंसर सही किया था उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर मिलेगा, कृष्णा नदी के ऊपर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गरजती चालीसा का संबंध किससे है? रोरिंग फोर्टिस, गरजती चालीसा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगा दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखिए इसको अच्छे से, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, गरजती चालीसा। देखिए हमारे हमारी दुनिया के अंदर में फ्रेंड्स दो गोलार्ध है, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर में जो आप लोगों का उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, यहाँ पर में ज्यादातर लैंड मास है, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में ज्यादातर पानी है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर में जो साउथ वाला जो 40 वाला जो लेटीट्यूड है आपका, ठीक है, 40 नंबर का, 40 डिग्री लेटीट्यूड साउथ, ठीक है, 40 डिग्री लेटीट्यूड साउथ वाला, उसको बोला जाता है आप लोगों का दक्षिणी गोलार्ध की जो पूर्वी हवाएं है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं होती है उनको बोला जाता है आप लोगों का, ठीक है, रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, उसके बाद में वहां पर में होता है साउथ में, उसको बोला जाता है फ्यूरियस फिफ्टीज, स्क्रीमिंग सिक्सटीज। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध की है तो उत्तरी गोलार्ध तो इसका आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जी, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में चलने वाली, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में चलने वाली जो पछुआ पवनें हैं, ठीक है, ये इधर साइड में जो चलती है, इस साइड में, मतलब पश्चिम से पूरब के तरफ में जाती है, इसी वजह से उनको पछुआ बोला जाता है। तो जो पछुआ पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है, वेस्टर्लीज, इसको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में 50 नंबर पे जो चलती है 50 डिग्री पर, उसको बोलते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज। ठीक है, ओके, डरावनी पचीसा पचासा, ठीक है, स्क्रीमिंग सिक्सटीज, चिल्लाती साठा, चिल्लाती साठा। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप सभी लोगों ने कि रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, स्क्रीमिंग सिक्सटीज ये कहाँ मिलेंगी आपको? दक्षिणी गोलार्ध में मिलेंगी। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इसको हमने डिटेल में देखा हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा कितने समय तक रोका जा सकता है? देखिए, विधानसभा ने अगर कोई, आपको पता है कि विधानसभा हर राज्य में होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे जिनमें विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद भी है, तो मैक्सिमम जो है अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है ये बोला गया है यहाँ पर में। तो थोड़ा सा समझना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है बहुत सारे जगह के ऊपर में गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे होगा इसका आंसर। सबसे पहली बार मान लो विधानसभा ने कोई कानून बनाया, अब वो कानून जाएगा विधान परिषद के पास, विधान परिषद के पास। ठीक है, तो विधान परिषद के पास में 3 महीने का समय होगा। ठीक है, उसको पास करे या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, 3 महीने का समय है, लेकिन मान लेते हैं अधिकतम तौर पर, ठीक है, विधान परिषद जो है वो बड़ी, जो है वो जो सास होती है ना उसकी तरह है कि भाई इसने बोला कि हमको हनीमून पे जाना है, ठीक है, सास ने बोला बताती हूँ, और वो आपकी आखिरी ट्रेन ट्रेन जब आखिरी दिन था फ्लाइट का, उसके एक दिन पहले जो है आपको बता रही हो कि नहीं जा सकते तुम, तो मतलब आपको उनको मनाने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है, तो 3 महीने खत्म होने के एकदम एक दिन, लास्ट दिन उन्होंने बोला कि हम रिजेक्ट करते हैं। फिर से विधानसभा में आएगा, मान लो विधानसभा ने उसी दिन फटाक से बोल दिया कि हम वापस से इसको पास करते हैं, तो फिर से जाएगा विधान परिषद के पास, फिर से अगेन। ठीक है, अगेन, अब विधान परिषद के पास में 3 महीने फिर से नहीं रहेंगे, अब केवल 1 महीना रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम 1 महीना रहेगा। अब मान लो कि विधान परिषद ने फिर से पूरा 1 महीना लिया, अब या तो उसको पास करना पड़ेगा या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो पास रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, पास ही करना पड़ेगा उसको। अगर उसने 1 महीने में कोई डिसीजन नहीं लिया तो उसको ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, क्योंकि वो वापस से फिर दूसरी बार वापस से नहीं भेज सकती। तो अब बताओ अधिकतम कितने समय तक रोका उसने? ठीक है, 14 दिन वाला वो तो राज्यसभा का है, वो अलग है।
ये बताओ अब आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूं आपको 99% लोग इसका आंसर गलत करते हैं एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है, अभी आप लोगों को समझाया हुआ है, इस वजह से कई सारे लोग सही आंसर कर पा रहे। आंसर 4 महीने होगा इसका। क्यों? क्योंकि पहले 3 महीने रोका और फिर बाद में एक एक्स्ट्रा 1 महीना और, तो पूरा टोटल मिला के जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 4 महीने हो गया, 3 + 1 4 महीने हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते थे, 4 महीने। तो 4 महीने तक अधिकतम रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 15वें नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? जल्दी से आंसर करिए। 2193 लाइक्स हो चुके हैं हमारे, 2197 हो चुके हैं अभी यहाँ पर में। बहुत बढ़िया, एक बार शेयर मार दो यार जल्दी जल्दी से, ताकि हम पूरे के पूरे जो है 1/4 हम लोग कवर कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन है और आप लोगों ने 60 में से 60। एग्जाम के दिन क्या आप लोग आधे क्वेश्चन छोड़कर जाना चाहोगे? नहीं ना, तो इसको एग्जाम समझिए आपकी और एग्जाम के अनुसार आंसर कीजिए। डायरेक्ट एक्शन डे जो है आप लोगों का, ये मनाया गया था फ्रेंड्स 16 अगस्त 1946 को, 1946। कई सारे लोग बी आंसर लगा रहे हैं ना, जो लोग, उन लोगों का गलत है। 35% लोगों ने बी आंसर लगाया, उनका गलत है। 46 में हुआ था, 1946 में, 16 अगस्त 1946 में। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो किसने मनाया था? ये मनाया था फ्रेंड्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ठीक है, अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर उन्होंने दंगे फसाद स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो like Newton's third law of motion, Danish is doing action, we should give reaction by like and share the session। क्या बात है सर, सरफराज अनवर जी ने जो है यहाँ पर में साइंस को भी जोड़ दिया है। एग्जैक्टली सरफराज अनवर ने सही पकड़ा है कि ऐसे ही वर्क करता है, जितना ज्यादा आपकी रिएक्शंस रहेंगी उतना ज्यादा आप लोगों के लिए और किया जाएगा। ठीक है, 2800 बच्चे हो चुके हैं, 200 की कमी है, आप 200 बच्चा पूरा कर दो। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ठीक है, ये दंगे कलकत्ता में शुरू हुए और मार्च 1947 तक चलते रहे ये दंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? कौन करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? ये है, मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, श्रीमान राजू जी। ठीक है, अब इनको राष्ट्रपति बनाना है, तो कौन कौन वोट करेगा उनके लिए? एक तो संसद वोट करेंगी हमारी, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। साथ ही साथ जो राज्य की विधानसभाएं है, राज्य विधानसभा, विधान सभा, ठीक है, वो विधान परिषद नहीं कर रही है, राज्य की विधानसभा के चुने हुए लोग, यहाँ के भी चुने हुए इलेक्टेड लोग, इलेक्टेड जो चुनकर आए हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है ना, राज्यसभा में 12 लोगों को, विधानसभा में भी कई सारे राज्य ऐसे जहां पर में मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ भी इलेक्टेड, केवल इलेक्टेड लोग। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली तो होता नहीं, कभी हम लोग जो है डायरेक्टली वोट नहीं करते, बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर देन वन ऑफ दी अबो दिया नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर में सबसे सही आंसर होगा, इनडायरेक्टली किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर में बोला जाता कि बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, तो आंसर सही होता। तो अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा मिलकर ये चुनाव करती है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा मिलकर ये चुनाव करती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसका सबसे क्लोजेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर में कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में शामिल होता है, एक बोनस क्वेश्चन डाल दिया जाए, डाल दिया जाए ना आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन इसके लिए, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 52, ठीक है, ये कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति होंगे। अच्छा बताइए, द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? ये हेड ऑफ इंडियन स्टेट होती है, नॉमिनल हेड होती है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, किसके द्वारा? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। अगर मान लीजिए कि कोई भसड़ मचती है, ठीक है, इलेक्शन के अंदर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना आप लोग। अगर कोई भसड़ मची कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हुई है, ऐसा किसी ने आरोप लगाया, तो उसकी जांच करने का, उसकी सुनवाई करने का अधिकार किसको है? क्या प्रधानमंत्री उसकी जांच करेंगे? क्या हाई कोर्ट उसकी जांच करेगा? या सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा? या इलेक्शन कमीशन करेगा? आप बताओ मुझे, आप तो इतने समझदार बच्चे हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी भसड़ मचती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी उसकी सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये क्वेश्चन भी डाल दे रेफरेंस के साथ में कि कौन सी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है अगर कोई भी भसड़ मचती है तो उसको सॉल्व करने का।
नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? लीजिए बोनस क्वेश्चन, और इतना स्पीड में यार अगर डाला है ना तो 1 लाइक तो टीम के लिए भी बनता है कि आपको बोला मैंने, ठीक है, और 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। तो टीचिंग परीक्षा जैसी टीम आपको नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसी के अवसर पर अब 1-2 क्वेश्चन के बाद में मैं एक बड़ी घोषणा करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसको जरूर सुनिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वाली घोषणा अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। सही बात है भाई, विधानसभाएं और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते क्या? नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते क्या? नहीं करते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ओनली बोलकर यहां गलत कर दिया भाई, विधानसभा भी तो करती है, पार्लियामेंट के सदस्य थोड़ी होते केवल, राज्य की विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, आंसर 66% लोगों ने सही किया है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभा के भी चुने हुए सदस्य, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। नाउ फ्रेंड्स देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को काश्तकारी अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई थी। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे सभी लोग, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। आपको पता है जब मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूं मैं कि इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा जो है कब मान्यता दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1868 में, 1881 में, 1885 के अंदर में कब दी गई थी? और उस समय बंगाल, उस समय जो है फ्रेंड्स भारत का वायसराय कौन था, ये भी बता सकते हो आप लोग। 1885 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1885 के अंदर में जो है फ्रेंड्स बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास हुआ था, ठीक है। बंगाल टीनेंसी एक्ट बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या था? सिंपल सा मतलब था इसका कि अगर कोई भी किसान बराबर से अपना टैक्स दे रहा है तो उस जमीन का मालिकाना हक किसको दे देना चाहिए? उस किसान को दे देना चाहिए, ये इसका मतलब था। तो बंगाल टीनेंसी एक्ट जो है आप लोगों का आया था, ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में। अच्छा, लॉर्ड डफरिन के समय में एक पार्टी का गठन किया गया था, कौन सी पार्टी थी उसका गठन हुआ था 1885 के अंदर में? जल्दी बताइए, देखते कितने लोगों का दिमाग की घंटी बज रही है। 1885 में कौन सी पार्टी का गठन हुआ था? आप लोग बताओगे जल्दी से। 2935 बच्चे जुड़े हुए, केवल और केवल, वो गाना सुना है आप लोगों ने, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो बस बहुत थोड़े से की जरूरत है, एक साथ जोर लगा दो पूरे के पूरे 2900 लोग, ठीक है। हम लोग जो है केवल 65 जो बच्चे बचे हुए हैं, हम लोग उसको वहां तक आ जाएंगे, ठीक है। तो पाबना मूवमेंट की वजह से जो है फ्रेंड्स बंगाल टीनेंसी एक्ट आया था 1885 के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए टेरिटोरियल आर्मी पेपर 2 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न होने वाली चुनावी विवादों का निपटारा प्रादेशिक सेना द्वारा किया जाएगा। कौन सी वाली जो है आप लोगों कौन इसको करता है, कौन इसको जो है सेटल करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। टेरिटोरियल आर्मी पेपर 2 का पेपर है, और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिखा दिया डायरेक्टली है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई भी भसड़ मचती है चुनाव के अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, उसका निपटारा करता है। ये संविधान के अंदर में दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में कोई भी संदेह या जांच या विवाद आता है, तो उसको निपटारा करने का अधिकार जो है वो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को है, एज पर दी आर्टिकल नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण? इसका आंसर क्या 90% प्लस बच्चे दे सकते हैं इसका आंसर? 2449 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। 2938 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए, 2947 हो चुके हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा एक एक जगह पे शेयर कर दे कम से कम। 2964 हो चुके हैं, केवल 36 बच्चे दूर है हम लोग। 2966 हो चुके हैं, केवल 34 बच्चे अभी। अगर आप में से हर एक बच्चे ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया तो हम लोग पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड नेशनल पार्क जो है आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि पश्चिमी चंपारण में। अब देखो ये मैप का क्वेश्चन है, जो मैप आपको टीआरई 4.0 की पेड क्लास में उपलब्ध करा दिया गया है। आप में से जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर में, उन लोगों को पता होगा पश्चिमी चंपारण, ये मैप आपको मिला हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क वहीं पे है, ठीक है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। अब बताओ आंसर क्या होगा?
केवल 54% लोगों ने सही आंसर दिया है, केवल और केवल 54% लोगों ने। मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण, तो इनमें से एक से अधिक, डी इज द करेक्ट आंसर। केवल 54% लोगों ने आंसर दिया है, जबकि ये मैं तीसरी बार करा रहा हूं क्वेश्चन। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। 3000 प्लस बच्चों को हमने टच कर लिया फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत सारी बधाई। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है मिल जाएगा पेड क्लास के अंदर में। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 29वें क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन के बाद में मैं आप लोगों के लिए घोषणा करूंगा, जो मैं आप लोगों के लिए घोषणा लेकर आया हूं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से संबंधित नहीं था? काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? डायरेक्टली एक क्वेश्चन आप लोगों का, काकोरी हुई थी, ठीक है, आप लोगों का अगस्त, ठीक है, 1925 के अंदर में, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। अशफाकुल्ला खान थे उसके अंदर में, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे, प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। प्रफुल्ल चाकी कहां पर में भाई? वो पता है ना आप लोगों को, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें रिलेटेड थे ये, काकोरी कांड में नहीं थे। 1909 में इनको जो है मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस का जो है मुख्य आरोपी जो बनाए गए थे यहाँ पर में ना, उसमें शामिल किया गया था इनको। ओके, तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में शामिल थे प्रफुल्ल चाकी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस आप लोगों का, ठीक है, 1908 वाला जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट, वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है। अब ये क्वेश्चन का भाई हर कोई आंसर करेगा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर मार्क करिए आप लोग, ठीक है, हर एक बच्चा जल्दी से इसको आंसर का मार्क करेगा। आपको बताना है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, मतलब सबसे साफ लोहा आप लोगों को कौन सा मिलेगा? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, कौन सा लोहा है? अब इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए घोषणा कर रहा हूं, प्लीज, ठीक है, एकदम स्क्रीन से टकटकी लगाकर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। जो बच्चा इसके अंदर में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, रॉट आयरन, ये क्वेश्चन मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में इस क्वेश्चन को फिर से डाल दिया जाए, ठीक है। 65% लोगों ने आंसर किया है। पिटवा लोहा जो होता है ना फ्रेंड्स, ये प्योरेस्ट होता है, सबसे शुद्धतम रूप है लोहे का, ठीक है, आपका शुद्धतम रूप लोहे का पिटवा लोहा या रॉट आयरन इसको बोला जाता है। इसको डायरेक्टली लिख देंगे, हर एक बच्चा लिख देगा रॉट आयरन, ठीक है। 2580 लाइक आपने कर दी है। अब मैं आप लोगों के सामने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ चीजें प्रस्तुत करने की अनुमति आप लोगों से चाहूंगा, ध्यान से समझिए आप लोग। अब मैं आपको बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 5 अक्टूबर को, ध्यान से समझना, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। 5 अक्टूबर क्या होता है? 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, आप लोगों की एक टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम रखा होगा आप लोग बता सकते हैं यहां पर इस टेस्ट का? जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर टेस्ट की, तो इसको हम लोगों ने यहां पर में लिखा हुआ है संकल्प, ठीक है, संकल्प टेस्ट। संकल्प, संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है आप लोगों का कि निश्चय कर लेना और एक रिजोल्यूशन ले लेना, संकल्प टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर में 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इस टेस्ट के अंदर में आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। क्यों कर रहे हैं हम आपके साथ में ऐसे, क्यों आप लोगों को इस तरीके से दे रहे हैं? हम दे रहे हैं ताकि आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों की हैबिट बिल्ड कर सके, आप लोगों को रैंक में लाना है। आना है कि नहीं आना है? आप लोगों ने रैंक लाना है कि नहीं लाना है? सिलेक्शन तो लेना है, रैंक भी लेकर आना है, ठीक है। अपने घर वालों को, अपने जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपके हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, आपके जो प्यार करते हैं आप लोगों से जो लोग, उन लोगों को आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उनको जो है प्राउड फील करवाना है। तो ये संकल्प टेस्ट आप लोग देख सकते हो आप लोगों का आ चुका है। और यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्राइज विनर जो रहेगा उसको मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, मैं सब बताता हूँ। सेकंड नंबर की जो रैंक रहेगा 5,000, थर्ड नंबर की जो रैंक आएगा 3,000, 4,000, 4 से लेकर 10वीं तक में 1,000 रुपए, और 11 से लेकर 20 तक की रैंक आने वाले को 500 रुपए का इनाम। अब यहां पर में ही नहीं रुकेंगे हम लोग, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स फर्स्ट 500 रैंक जिसकी भी आएंगी, फर्स्ट 500 रैंक्स, ठीक है, मतलब पहले 500 बच्चे जो आएंगे इस टेस्ट के अंदर में, क्योंकि हजारों बच्चे टेस्ट देंगे,
ठीक है, तो पहले 500 जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को एक टेस्ट, ठीक है, महा टेस्ट के अंदर में महा टेस्ट सीरीज जो है हमारी, ठीक है, महा टेस्ट सीरीज जो महा टेस्ट सीरीज पैक है हमारा, जिसकी कॉस्ट है 699 रुपीज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, ठीक है, जिसके अंदर में 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस है, 2.5 लाख प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों के ऑल टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर में रखे हुए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इवन उसके अंदर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अपडेट होते हैं, उसके अंदर में जीएस जीके के क्वेश्चंस का अपडेट होते हैं, उसमें सारी चीजें अपडेट होती है, तो ये आप लोगों का रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स हम लोगों ने जब पिछले बार टेस्ट ली तो उसके अंदर में हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे जब फ्री टेस्ट होती है तो वो लोग इतना ज्यादा उसके अंदर में वो नहीं कर पाते, ठीक है, उतना उनका ध्यान नहीं रहता है। हम लोग आज से 19 तारीख से लेकर, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, बेसिकली आज ये हो गया 20 तारीख से लेकर, ठीक है, आप लोगों को 4 तारीख तक, 4th तक डेली डोज देंगे, डेली डोज मतलब कि आपको किसी दिन पीडीएफ मिल, किसी दिन कोई पीडीएफ मिलेंगी आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी दिन कोई वीडियो मिलेगा आप लोगों को, हर रोज 7 बजे डेली डोज मिलेगा 7 PM पे, छोटा छोटा सा डेली डोज, ठीक है, डेली स्मॉल डोज मिलेगा, किसी दिन कोई वीडियो मिल जाएगा, कोई इमेज मिलेंगी, उसके ऊपर में बेस्ड आप लोगों को आंसर्स करने होंगे, ठीक है, कोई मान लीजिए कि रक्षा जो हमारी होती है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसकी इमेज दे देंगे, या कोई उद्घोषणा होती है उसकी इमेज दे देंगे, तो ये आप लोगों को डेली डोज मिलेगा जिसको आपने पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट वाली चीजें यहाँ मिलेंगी। 25% जो क्वेश्चंस रहेंगे कम से कम वो इस डेली डोज में से आएंगे, आपके 200 में से 25%, कम से कम 25%, ठीक है, इनमें से आएंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है। ओके, तो 25% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जब आप लोगों का जो फ्री टेस्ट होती है ना, उसकी कीमत नहीं रहती लोगों को, इसी वजह से हमने क्या किया, सीरियस कैंडिडेट चाहिए हमें जिसको हम लोग ये सारी चीजें कर सके, तो ये टेस्ट की जो प्राइस रहेंगी वो रहेंगी 99 रुपीज की, ठीक है, 99 रुपीज की। जो बच्चा जो है पहले जो 1000 बच्चे रहेंगे, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनको ये 49 रुपीज में मिलेगा, ठीक है, 49 रुपीज के अंदर में केवल पहले 1000 स्टूडेंट्स को। लेकिन जितने भी टीआरई 4.0 के बच्चे, टीआरई 4.0 के पेड स्टूडेंट्स है, उन लोगों के पैसे जो है टीचिंग परीक्षा भरेगा, मतलब टीआरई 4.0 के पेड स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट फ्री है, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एनरोलमेंट नहीं, कुछ नहीं करना है, उनको पास, उनको जो है वो अलग से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बाकी जो भी बच्चे अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप टीचिंग परीक्षा का कोर्स परचेस कर सकते हो, टीआरई 4.0 का, ठीक है, 4.0 का कोर्स परचेस कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको फ्री मिल जाएगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स प्लान है, जो सीरियस बच्चा है वही इसको अटेम्प्ट करे, जो सिलेक्शन चाहता है, जो अपने जो है माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है, जो चाहता है कि भाई टीआरई 4 के अंदर में उसका बेस्ट रैंक आए, अपने उसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, वो वही बच्चा जो है इसके अंदर में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, क्योंकि ये हम चाहते हैं जो क्रीमी बच्चे हैं, जो जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पर में करें हम लोग, ठीक है। तो जो भी बच्चा चाहे कैसे मिलेगा आप लोगों को, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, या फिर आप लोगों को फ्रेंड डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए आप लोग, वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगी वो, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें आप लोगों का। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे सेशन की तरफ में। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, ये बताएंगे आप सभी लोग। देखिए, जो पेड स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनका एक फायदा ये होगा। दूसरी चीज ये होगी कि जो स्टूडेंट्स है आपको ओपन कंपटीशन मिल जाएगा सभी के साथ में। जी नहीं, जो टीआरई 4.0 के जो बच्चे, उन लोगों के लिए टेस्ट फ्री है पूरा, उनको 1 भी रुपया नहीं देना है। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी ने 1942 के अंदर में शुरू किया था। किस वजह से शुरू किया था, क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो था भारत में आया था 1942 में, उसके फेल हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे, ठीक है। विनिवेश क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को डालना, विनिवेश का मतलब होता है पैसे निकालना। जब सरकार अपने शेयरों को निजी कंपनियों को बेच देती है, ठीक है, सरकार, ठीक है, अपने शेयर, जैसे फॉर एग्जांपल एलआईसी है,
LIC सरकारी कंपनी है, तो सरकार ने LIC के अगर मान लो कुछ शेयर प्राइवेट लोगों को बेच दिए तो उसको विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट एंटिटीज, इसको कहा जाता है आप लोगों का डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का सिंपल सा हो गया, विनिवेश कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारे, ठीक है, आई होप आप लोग आंसर लगा रहे होंगे। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1917 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई महिला जो है वो अध्यक्षा बनी थी इसकी। तो 1917 के अंदर में कांग्रेस का अधिवेशन जो है आप लोगों का कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षा कौन थी बताइए, बता सकते हो आप कमेंट में। इस सेशन में अध्यक्षा कौन थी? वो थी आप लोगों की एनी बेजेंट। ठीक है, एनी बेजेंट थी, और ये पहली बार कोई ऐसा था कि कोई महिला इसमें अध्यक्ष बनी थी। ओके, तो एनी बेजेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। ठीक है, तो गुलाम वंश से बिलोंग करते थे ये लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में थोड़े समय के लिए उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है। बट ये जो है तुम्हारा जो भाई था ये रंगीन मिजाज था, इसको जो है ना शराब, ठीक है, लड़कियां, इन सारी चीजों का उसी में वो रहता था, डूबा हुआ रहता था। तो क्या किया, उसके जो दरबारी लोग थे उन्होंने उसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है, और उसकी जो बहन थी रजिया, वो बहुत काबिल थी, पढ़ी लिखी, काबिल और बहादुर महिला थी, इसको शासक बना दिया। ठीक है, तो रजिया उसके बाद में बनी। तो इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज बना था पहले कुछ समय के लिए, उसके बाद में जब ये देखा गया कि ये तो भाई ओके डूबा रहता है नशे के अंदर में, तो इसको उसकी जगह पे रजिया को बना दिया था। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, जैसे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक आप लोगों को दिखा भी देता हूं मैं यहाँ पर, मैं रुकनुद्दीन फिरोज बना था इल्तुतमिश के बाद में, ये याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता दर, ठीक है, कितनी है? इसका क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे जल्दी जल्दी से। साक्षरता दर कितनी है बिहार के अंदर में? देखिए, अगर बिहार की साक्षरता दर की बात करें हम लोग, तो ये हो जाएंगे आप लोगों की, ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया कि 61.80 है कुल साक्षरता दर बिहार की। तो कहीं पे भी दिया नहीं है 61.80। ठीक है, 61.80 कहीं दिया है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट में आंसर कर देंगे इसका। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए फ्रेंड, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 61.80 साक्षरता दर। कल ही आप लोगों को बताया भी था क्वेश्चन में। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी? इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है ये आप लोगों का कब आयोजित किया गया था? तो 1927 में आयोजित किया गया था। ठीक है, पुणे के अंदर में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, पहला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ठीक है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है फ्रेंड्स, ये इसकी पहली जो है यहाँ पर मैं सेक्रेटरी जनरल थी यहाँ पर मैं। ठीक है, तो सेक्रेटरीज थी, फर्स्ट सेक्रेटरीज में से कमला देवी चट्टोपाध्याय उसकी सचिव थी, पहली सचिव। ओके, चलिए ना, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष किया गया था? ये यूजीसी नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। डायरेक्टली देखिए, बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर तो कमेंट में कर दो कम से कम, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे कमेंट के अंदर में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन जो है फ्रेंड्स 1927 में किया गया था पुणे के अंदर में। ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, पार्टी तो बनती है आप लोगों की तरफ से भाई, बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्लियर कर पा रहे हो आप लोग अभी टीचिंग परीक्षा के साथ में मिलकर। हु एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? 1876 के अंदर में किसने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? कल रात में कैप्सूल किसने लिया है? कल रात में आप लोगों के लिए कैप्सूल दिया था मैंने, नॉलेज कैप्सूल, पेड क्लास के अंदर में। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने कल रात में नॉलेज कैप्सूल लिया था उनको सारी चीजें याद हो गई है। कल जो हमने देखा था मलमल, जामदनी, कली को, ठीक है, इन सब के बारे में हमने देखा है। तो जितने भी बच्चे, मजा आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन 1876 के अंदर में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, बाद में इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। सूर्य एक कैसा तारा है? पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो सूरज कैसा तारा है? सूरज जो है फ्रेंड्स एक येलो स्टार है, ये याद रखना है, पीला तारा है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, येलो ड्वार्फ स्टार है। ओके,
चलिए, उसमें ज्यादा कौन सी, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है इसके अंदर में? सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, कौन सी गैस पाई जाती है? जल्दी जल्दी बताओ। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर बाद में हीलियम है उसमें, ठीक है। और सूरज की जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। हमारा सूरज कितना, 450 करोड़ साल बूढ़ा है, मतलब आधी उम्र तक पहुंचा है अभी। कल रात में देखिए फ्रेंड्स, अंकिता यादव जी ने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया था कल रात में हमारी नॉलेज कैप्सूल वाली इसमें, ठीक है। सर अब सच में पढ़ने में बहुत मन लग रहा है, अब नींद भी नहीं आती है, थैंक यू सो मच सर। तो ये पेड क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनका अनुभव देखिए आप लोग, ठीक है, कि अब उनको मजा आने लगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि भाई उन लोगों को अब मजा आ रहा है, ठीक है। तो और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट जो है बच्चे कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो देखिए, 1 डिग्री अक्षांश पर रेखी गई, अगर ये ग्लोब है मान लीजिए, ठीक है, या आप लोगों का हो गया 0 डिग्री, फिर 1 2 3 इस तरीके से आप जाएंगे, फिर नीचे में भी जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर में है 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री वाला कोई रेखा नहीं है, ये एक डॉट है केवल। 90 डिग्री साउथ वाला भी जो है ना, 90 डिग्री साउथ वाला, ये भी केवल डॉट है। रेखाएं कितनी होती है बोला है, ग्लोब के ऊपर में कितनी जो है लाइंस ड्रॉ कर की जा सकती है, ठीक है, कितनी लैटिट्यूड ड्रॉ की जा सकती है। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, आपको क्लास में करवाया था, ठीक है, और उसी में से क्वेश्चन आया। दानिश सर देखिए पूरा मतलब बाल भी नहीं कटाए, दाढ़ी भी नहीं बनाया, और आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। और उसी में से क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देखा भी आप लोगों ने, कि भूमध्य रेखा को मिलाकर 89 ऊपर में, 89 नीचे में, ठीक है, और भूमध्य रेखा 179 लैटिट्यूड हो जाते हैं आप लोगों के। आप देख भी सकते हो यहाँ पर, इसको स्पेसिफिकली आपको बताया था कि ये पढ़कर जाना, और एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है। ओके, चलिए, गुड। तो नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 179 हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था आप लोगों का 179, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्चुअली, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। जीवाश्मों के आधार पर, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र जो है ये अफ्रीका में मिलता है आप लोगों को, ठीक है। अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, ये अफ्रीका है। यहाँ पर में जो रिफ्ट वैली है ना अफ्रीका की, यहाँ पर में हमारे पूर्वजों का उदय हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर में एप्स रहा करते थे, धीरे 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 जो मानवों में कन्वर्ट हुए, ठीक है, मतलब उनके कुछ लोग जिन्होंने अपने आप में चेंजेस लाए, जिन्होंने संघर्ष किया, वो एप्स में कन्वर्ट होते गए। तो ये धीरे 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 ये यहाँ से यहाँ पर में मानव की उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका की रिफ्ट वैली के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आ गया भाई क्वेश्चन, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधे तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आधे तक जल्दी जल्दी से चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर मैं एमडी इश्तियाक रजा, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, काफी एक्टिव रहते हैं क्लास के अंदर में। नॉलेज कैप्सूल जो हम लोग ले रहे हैं फ्रेंड्स, रात में लेते हैं, जो नींद खत्म करने वाला कैप्सूल साबित हो रहा है, ठीक है। सर पहले बहुत टेंशन होती थी, बट अब आपसे पढ़ने के बाद एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये बच्चे हैं जिनका कमेंट है पेड क्लास में, वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर देना है, रैंक की तैयारी, अब सिलेक्शन तो होगा ही होगा, रैंक की अब लड़ाई है पूरी की पूरी, ओके। चलिए, कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड, कल्चरल संपर्क, ठीक है, मतलब दो कम्युनिटी है, ओके, उनके बीच के इसको क्या कहा जाता है? देखो मेरे पेन की निप टूट गई,
इसको जो है शास्त्रों के अंदर में जो है वो उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा बेचारे पेन को मेरे, ठीक है, इतिहास के अंदर में कि पढ़ाते पढ़ाते इसकी जो है गर्दन कट गई। ठीक है, कोई नहीं, इसको इसमें यूज करते हैं जब तक, ठीक है, जब तक है जान उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, कल्चरल कॉन्टेक्ट, दो कल्चर है, ठीक है, ये एक कल्चर था, ये दूसरा कल्चर था, इनके बीच में जो कम्युनिटीज के बीच में जो कल्चरल कॉन्टेक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको एक्यू कल्चर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ओके, एक्यूकल्चरेशन। तो कल्चरल रेम, एक्यूकल्चरेशन, ठीक है, एनकल्चरेशन क्या कहा जाता है, तो एक्कल्चरेशन या एक्यूकल्चरेशन इसको बोलते हैं आप लोग। एक्यूकल्चरेशन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, पर संस्कृतिकरण इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है, पर संस्कृतिकरण। तो प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू कल्चरल्स कम्स इनटू कांटेक्ट, जब दो कल्चर एक साथ कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, और जो नया कल्चरल चेंज देखने के लिए मिलता है आप लोगों को, उसको कहा जाता है आप लोगों का एक्यूकल्चरेशन, ठीक है। तो एक्यूकल्चरेशन आप लोग देख सकते हो यहां पर में क्या होता है कि अडैप्टिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू कल्चर, ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज आर एक्सपोज टू इट। मतलब मान लीजिए ये राजू है, ठीक है, ये राजू है, ये अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का, और मान लेते हैं ये नेहा है हमारी, ठीक है, नेहा मतलब हमारी मतलब राजू की नेहा, ठीक है, ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। अब इन लोगों को प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर क्यों डरता है दिल, ठीक है, दोनों को प्यार हुआ। अब दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने जो है शादी करने का फैसला लिया, इसके घर वाले का कल्चर अलग, इसका अलग, दोनों मिलेंगे तो इनके अंदर में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा ना, ठीक है, तो एक्यूकल्चरेशन इसको कहा जाता है। एक्यूकल्चरेशन, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में एक्यूकल्चरेशन किया है क्या कोई यहाँ पर में एक्यूकल्चरेशन वाला अलग कम्युनिटी के अंदर में, ठीक है, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, ऐसा कुछ भी हो तो एक्यूकल्चरेशन की कैटेगरी के अंदर में आएगा वो, ओके। 2971 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 29 लाइक दूर है हम लोग यहाँ पर में हमारे 3000 लाइक से। बरौनी तेल संशोधन संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बरौनी ऑयल रिफाइनरी, तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो है ये आप लोगों को बेगूसराय के अंदर में मिलेंगी। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि कौन सा देश था जिसकी मदद से हम लोगों ने ये बनाया था, बता सकते हो क्या आप लोग कौन सा देश था जिसकी मदद से बनाया था हम लोगों ने? तो ये हम लोगों ने बनाया था फ्रेंड्स यूएसएसआर की मदद से, जिसको आज आप लोग रशिया के नाम से भी जानते हो। वैसे यूएसएसआर टूट गया था 15 देशों में, तो रशिया उसमें सबसे बड़ा देश था, तो यूएसएसआर। तो बेगूसराय जो है फ्रेंड्स ये याद रखना यूएसएसआर की मदद से ये बरौनी ऑयल रिफाइनरी बनाई गई थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2 बार बीपीएससी टीआरई में, 1 बार बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के अंदर में। जी अनूप जी, बिल्कुल। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक है राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी की कुछ यादें, ठीक है, तो ये उन्होंने लिखी थी, गांधी जी की यादें। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये पुस्तक भी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड, ओके, इंडिया डिवाइडेड। महात्मा गांधी एंड सम रेमिनिसेंसेस, ठीक है, बापू के कदमों में, ये इन्होंने लिखी है, और इनकी आत्मकथा का नाम ही था आत्मकथा। आत्मकथा, कितना सिंपल व्यक्ति, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा, ठीक है। सत्याग्रह एट चंपारण, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, सत्याग्रह एट चंपारण 1922 के अंदर में, सत्याग्रह एट चंपारण, ओके। बोनस क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का, मैंने आपको बताया ना कि बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है। अगर मजा आ रहा है फ्रेंड तो सेशन को लाइक कर दो यार, जल्दी जल्दी से, जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वो गांधी जी की पुस्तक है। हाँ, कुलदीप सर आ गए, ठीक है, बिल्कुल उनकी क्लास होंगी, मेरी क्लास जैसे खत्म होगी उसके बाद में उनकी क्लास भी होंगी, ठीक है। तो आंसर देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? आप पार्टी ले लेना उनसे। राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने लिखी है पुस्तक। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इज, सबसे बड़ा जो है बॉक्साइट प्रोड्यूसर देश कौन सा है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन आया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वो है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत के अंदर में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन है? तो वो है उड़ीसा, भारत के अंदर में। और पूरे दुनिया के अंदर में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड देख सकते हो आप लोग, एनसीईआरटी में दिया है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ओके। और भारत के अंदर में उड़ीसा, लिख देंगे सभी लोग। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं? मतलब जनसंख्या में परिवर्तन आता है उसके 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं?
3083 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4.0 की पेड बैचेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, जे टेट, सी टेट, जिस भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप लोग टीम मदद कर देंगे, या टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम लेवल की सर्विस, आप लोगों के सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, तो ये एक चीज आप ध्यान रखिए। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं आप लोगों का, कि भाई बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जनसंख्या कम ज्यादा हो जाएंगी। या आप प्रवास कर रहे हो, गांव में रहते थे पहले, ठीक है, आप सब लोगों की जॉब लग गई, ठीक है, आप सब गांव छोड़कर जो है शहरों में जाकर बस गए। ओके, या फिर आप लोग जो है वो शहरों में कोरोना आ गया, तो आप लोग शहर छोड़कर जो है गांव चले गए। तो ये प्रवास जो होता है ना आप लोगों का, माइग्रेशन, ये भी जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनता है। जब आप गांव छोड़ के शहर चले गए तो गांव की जनसंख्या बदल गई, जब आप शहर छोड़ के गांव आ गए वापस, तो गांव की शहर की जनसंख्या बदल गई। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग कि मेजर बर्थ रेट, डेथ रेट और इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इनको मिलाकर माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ना निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये आपका बिहार हेड टीचर का क्वेश्चन, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। नहीं नहीं, फिर से नहीं आ रहा प्रीतम सिंह जी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोरोना फिर से नहीं आ रहा, डोंट वरी। अभी अगले, ठीक है, कुछ सालों तक कुछ नहीं आने वाला। सुनील कुमार पासवान जी पिछली वाली रखे थे, बट उसके अंदर में जो बच्चे थे ना वो सीरियस नहीं थे, इसी वजह से जो है उसको रखा है टॉप। जो पहले 1000 बच्चे रहेंगे जो 49 रुपीज में लेंगे उनको मिलेगा। बाकी जो है जो पेड वाले बच्चे उन लोगों का तो, जितने हजारों बच्चे उन लोगों को तो सबको फ्री में ही रहेगा, पेड वाले स्टूडेंट को वो टेस्ट। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, पुनपुन नदी होना चाहिए उसका। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी फ्रेंड्स टीआरई 4.0 के पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को ये इमेज फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, देख सकते हो 63वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करोगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया आप लोगों का 2000 कितने में आया, 24 में। ठीक है, 6 साल पहले 2018 के अंदर में फतुहा के पास में कौन सी नदी मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। वही क्वेश्चन सेम वहीं से उठाया के डाल दिया उन्होंने। तो टीचिंग परीक्षा इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको करवाता है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कौन सा जिला है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का, रेशमी वस्त्र, ठीक है, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का, ठीक है, वो गाना था एक बहुत पुराना। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ओके, तो मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी से बता दीजिए। भागलपुर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भागलपुर के अंदर में। अब देखिए बोनस क्वेश्चन आपका 67वीं बीपीएससी का, ये क्वेश्चन टीआरई के अंदर में आया। ये देखिए आप लोगों का बोनस क्वेश्चन, ठीक है, आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार को, बिहार की भागलपुर को। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अच्छा सबसे छोटा जो प्रखंड है ना वो भी भागलपुर प्रखंड ही है आप लोगों का। ठीक है, केवल भागलपुर और बांका आते हैं उसके अंदर में, भागलपुर उसका जो है वो हेडक्वार्टर है इस प्रखंड का। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर। पहली बात तो कुंवर सिंह बिहार से थे, बिहार से लड़ रहे थे वो, बिहार से। ठीक है, तो ग्वालियर बिहार में नहीं है, मेरठ बिहार में नहीं है, जगदीशपुर आरा बिहार के अंदर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देख सकते हो आप जगदीशपुर से लड़ रहे थे कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह। ठीक है, और 1857 के अंदर में 12 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह की घोषणा कर दी थी। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इन्होंने इनका दमन किया था, इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, बाकी कानपुर से नाना साहब लड़ रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी और ब्रिजेश कादर लड़ रहे थे, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बरेली से खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला। ना विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? अब आप लोग बताइए, ये टीआरई का क्वेश्चन, एक्चुअल स्क्रीनशॉट लगाया है आप लोगों के लिए, जो बीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है उससे लेकर। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा। ओके, स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर में 22 अगस्त 1907 के अंदर में। देखिए जो आपकी जो वन लाइनर है वो मिलना स्टार्ट हो गया है, धीरे 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 जितने भी बच्चे उनको वो किया जा रहा है, एनरोल किया जा रहा है बैकएंड से। ठीक है,
तो वो रोल आउट हो रहा है, तो आपको मिलने लग जाएगा वो, अंकित कुमार जी। ठीक है, आपका नंबर आने का होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें मिल जाएगा आपको। देखिए बोनस क्वेश्चन बीपीएससी 2015 का, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपके एग्जाम से भी पहले पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। जब याद हो, अगर किसी को जिन्होंने भी नेशनल मूवमेंट की क्लास की है पेड क्लास में, उनको पता होगा, टीआरई 1 से भी पहले पढ़ा दिया था मैंने, टीआरई 1 के अंदर में भी आपको। उसके बाद में फिर बार बार पूछा गया। तो मैडम भिगाजी कामा ने कहां पर में फहराया था? ठीक है, स्टूटगार्ट के अंदर में। ठीक है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी ध्वज को कहा फहराया था? 67 भी देखो 2015 के अंदर में, 2020 के अंदर में भी आया था। तो कहा फहराया था? स्टूटगार्ट के अंदर में। ओके, कब फहराया था? 1907 के अंदर में। ठीक है, 1907 में, 1907 के अंदर में। ठीक है, 1907 में स्टूटगार्ट जर्मनी के अंदर में, मैडम भिकाजी कामा। नाउ अबुल कलाम आजाद के द्वारा पत्रिका कौन सी है? अबुल कलाम आजाद की पत्रिका का नाम बताइए। तो अबुल कलाम आजाद की दो पत्रिकाओं के नाम याद रखने के लिए बोला था मैंने आप लोगों को, अल हिलाल और अल बलग। अल हिलाल और अल बलग, ये याद रखना आप लोगों ने, सी इज द करेक्ट आंसर, अल हिलाल और अल बलग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 41वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, केवल 20 क्वेश्चन बचे, सभी लोगों ने एकदम एनर्जेटिक तरीके से यहाँ पर में करना है, और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया किसान सभा के, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, ऑल इंडिया किसान सभा का सेशन कब हुआ था? 1936 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 1936 में हुआ था लखनऊ के अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने भी शिरकत की थी। इसके सेक्रेटरी कौन थे? एनजी रंगा। ये क्वेश्चन आया था ना आप लोगों के पिछले वाले महा टेस्ट के अंदर में, एनजी रंगा थे। ठीक है, क्योंकि पेड क्लास में बार बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको आप लोगों को। सेक्रेटरी कौन थे ऑल इंडिया किसान सभा के? एनजी रंगा। देखिए बोनस क्वेश्चन एमपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ब्लैंक में आयोजित किया गया था। तो सहजानंद सरस्वती जी के अध्यक्षता में कहां पर में आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 3199 लाइक्स हो चुके, एक लाइक दूर है 3200 से हम लोग। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र सहजानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता के अंदर में लखनऊ में आयोजित हुआ था 1936 के अंदर में। ठीक है, एनजी रंगा इसके सेक्रेटरी थे। नाउ फ्रेंड, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और टीचिंग परीक्षा की जो टीम है इतनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देखिएगा अभी कि पटना जो है आप लोगों के, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ओके, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना तो 1940 के अंदर में हुई थी, 1940 के अंदर में। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आप देख सकते हो पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना 1940 के अंदर में हुई थी। बिशप बीजे सुलिवन, ठीक है, एसजे बिशप ऑफ पटना, मदर एम जोसेफिन एसी सुपेरियर, इन लोगों के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये सारे के सारे जो थे लोग, ये कौन से वाले कार्मेल से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो एपोस्टोलिक कार्मेल से बिलोंग करते थे ये लोग। ठीक है, ये एक संस्था है एपोस्टोलिक कार्मेल, वहां की सिस्टर्स थी ये, वहां से बिलोंग करती थी ये बहनें। ठीक है, सिस्टर्स बोला जाता है ना फीमेल क्लर्जीज को क्रिश्चियनिटी के अंदर में। तो एपोस्टोलिक कार्मेल नाम की जो संस्था थी उससे बिलोंग करती थी ये बहनें। ठीक है, बीजे सिविलियन, ठीक है, बिशॉप ऑफ पटना, ठीक है, एसजे बिशॉप, मदर जोसेफिन, ठीक है, एसी सुपीरियर, ये एपोस्टोलिक कार्मेल से बिलोंग करती थी। कहां से बिलोंग करती थी? एपोस्टोलिक कार्मेल से, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, ये आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो 1940 के अंदर में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करेंगे। 2023 में पूछा गया था, और आपकी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन वो भी मैंने आपको दिखा दिया। जो टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ेगा वो बच्चा आगे बढ़ेगा। 3300 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। प्रिया राजपूत, पूरा का पूरा होगा, आप टेंशन मत लिए, कुछ क्या पूरा होगा वो। ठीक है, सबर का फल बहुत ज्यादा मीठा होने वाला है, डोंट वरी।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए यहाँ पर। मैं सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कैमेल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 43rd नंबर का क्वेश्चन है, अब इसका आंसर करिए। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों का, क्योंकि और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था आप लोगों के DSSB के एग्जाम के अंदर में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस, द डे ऑफ मॉर्निंग, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसको ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो एक्चुअल में क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है फ्रेंड्स वो अस्तित्व में आया था। उस दिन जो है एक तो लोगों ने व्रत रखा था, और द डे ऑफ मॉर्निंग मतलब कि आपका बेसिकली शोक दिवस के रूप में उसको मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मान्यता दी गई थी? ठीक है, एमपीएससी ग्रुप सी कंबाइंड प्रीलिम्स पेपर के अंदर में आया हुआ बोनस क्वेश्चन आपका। देखिए टीचिंग परीक्षा कितने सारे बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर 1905 को इस रूप में मनाया गया था, तो शोक का दिन, डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में मनाया गया था। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। 44 नंबर का 16 क्वेश्चन बचे हुए, सभी लोगों ने एकदम तैयार रहना है। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय की गई थी 1922 के अंदर में। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना का जो शिलान्यास है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, उन्होंने जमीन दी थी इसके लिए। ठीक है, अपने सदाकत आश्रम के अंदर में बिहार विद्यापीठ के लिए, सदाकत आश्रम में जगह दी थी बिहार विद्यापीठ के लिए। तो ये भी याद रखेंगे, 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, उसी समय में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर मैं बिहार विद्यापीठ का जो वो है, ठीक है, घोष वाक्य, ये भी कभी भी हो सकता है आ जाए, क्या पता। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है फ्रेंड्स, ये बिहार विद्यापीठ का क्या है? घोष वाक्य है। लिख लो क्या है बिहार विद्यापीठ का? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माँ तुम सो जाओ मैं ज्योति के घर जाकर आता हूँ। ठीक है, बिहार विद्यापीठ वाले बच्चे जो है बेसिकली ये वो कहते थे, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से, ठीक है, प्रकाश की ओर। घर में सो गए सब लोग, ठीक है, वो अपने चांद की तरफ में चला गया। The book named The Wheels of History was written by whom? The Wheels of History. द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए, किसने लिखा है? लोकमान्य तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। किसने लिखा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नाम की पुस्तक? तो राम मनोहर लोहिया जो है फ्रेंड्स, ये एक समाजवादी नेता थे, इन्होंने लिखा था द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, लोहिया, द राम मनोहर लोहिया, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है? जनसंख्या के आधार पर नहीं, देश के आधार पर सबसे अधिक देश कहां पर में है? आप लोगों के लिए आज ना मैं एक वीडियो डालूंगा, कौन से महाद्वीप में कितने देश है। कितने लोग चाहते हैं वो वीडियो में डाल दूं? शॉर्ट में डालूंगा आप लोगों के लिए, शॉर्ट सेक्शन के अंदर में। टीचिंग परीक्षा का शॉर्ट सेक्शन चेक करते रहना आप लोग, आप लोगों के लिए डालूंगा मैं एनिमेटेड फॉर्म में। रेडी हो आप लोग? कौन से देश में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप लोग, देखिए 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा देश जो है फ्रेंड्स ये आपको अफ्रीका के अंदर में मिलेंगे। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अफ्रीका के अंदर में टोटल जो है फ्रेंड्स 54 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज है, 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में 54 पूर्ण जो है संप्रभु और रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज है, ये याद रखेंगे आप लोग। किस देश में सबसे अधिक देश है, कौन से महाद्वीप के अंदर में? ये बोनस क्वेश्चन उत्तराखंड पीएस पीसीएस आरओ एआरओ का क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर जो है फ्रेंड्स कर दिया होगा यहाँ पर मैं बोनस क्वेश्चन का भी। अफ्रीका के अंदर में 54 कंट्रीज है ना फ्रेंड। यहाँ पर मैं देख सकते हो आप लोगों का पेड क्लास के अंदर में भी हम लोग ये कंटिन्यूअसली सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया था आपके कॉन्टिनेंट वाले पार्ट के अंदर में। नीलोफर गजाला जी का भी कमेंट कल रात वाले कैप्सूल वाली क्लास में आया, सर आप बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हो, मजा आ जाता है, जबरदस्त सेशन है सर। तो ये कैप्सूल्स आप लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि वही के वही याद हो जा रहा है।
तो ये आपका ना रैंक की तरफ में एक एक कदम आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है, मैं आपको अभी से बता दूं कि आपके पास में अनलिमिटेड जो है वो वैलिडिटी होती है, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, तो ज्यादा से ज्यादा समय आपके पास में रहेगा। गोबी मरुस्थल कहां पर में स्थित है? चाइना, अफ्रीका, साउथ ऑस्ट्रेलिया, मोर देन वन ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल जो है फ्रेंड्स एशिया में है, और ये आप लोगों को मिलेगा चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर पर। ठीक है, चाइना और मंगोलिया की बॉर्डर के ऊपर में स्थित है, इसको प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ पर में है, ये मंगोलिया है, ये चाइना है, ये गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल, अच्छा गोबी मरुस्थल गर्म रेगिस्तान है या ठंडा रेगिस्तान है? गोबी मरुस्थल ठंडा रेगिस्तान है या गर्म रेगिस्तान है, जल्दी बताइए। ठंडा है या गर्म? बिल्कुल, आप टीचिंग परीक्षा के बच्चे सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, टॉप रैंक भी लेकर आएंगे, क्योंकि मेहनत इतनी कर रहे हैं ना। तो गोबी मरुस्थल जो है ठंडा रेगिस्तान है, ये याद रखना है। ठंडा है भाई, कोल्ड रेगिस्तान ठंडा है। जितने भी लोग गर्म बोल रहे हैं सबका गलत होगा, ठंडा रेगिस्तान है। हमारे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, चलो ये बता दो एशिया का। ये मैंने पेड क्लास में बताया था, कॉन्टिनेंट वाली क्लास में, पार्ट नंबर 5 में। जितने भी बच्चों ने देखा होगा उनको याद होगा। कॉन्टिनेंट पार्ट नंबर 5 में बताया है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अरेबियन रेगिस्तान। अरब रेगिस्तान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी के अंदर में पूछा गया, आरपीएफ एसआई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। गोबी मरुस्थल कौन से वाले महाद्वीप में स्थित है? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 3,444 बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। 3,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं सेशन को। जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहां भी आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां भी शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका एशिया के अंदर में, चाइना और इसकी बॉर्डर पर। ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं श्वेता झा जी का एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट था, सर आपसे पढ़ने के बाद काफी अच्छी जानकारी मिली है। ठीक है, कल रात वाली क्लास का ही है, उसके अंदर में अजीता सिंह जी का भी एक कमेंट था। ठीक है, तो अजीता सिंह जी ने भी एक दिया हुआ है, पर्सनल क्वेश्चन था, शादी हुई है क्या नहीं हुई है मैडम। ठीक है, अब वो कितना लकी होगा वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा जल्दी से इसका। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मुझे जो हाई लेवल सोर्सेस है उनसे उनका ही कॉल था, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जानकारी मेरे पास में दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में वो थोड़ी देर में शेयर भी करूंगा, आप लोगों को पूरा उसको कंबाइन करके बढ़िया तरीके से। ठीक है, और मतलब खुशी वाली बात है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। ठीक है, तो पेरिस 2024 ओलंपिक का आधिकारिक नाम क्या, नारा क्या था, ये बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी से। पेरिस ओलंपिक जो है आप लोगों का ये 33rd नंबर का जो है ओलंपिक था। ठीक है, और इसका था यहाँ पर में गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन जो है इसका नारा था, ये याद रखना आप लोगों ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। और बड़ी खबर आप लोगों के लिए आई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये इस खबर के बाद में आप लोग जो है वो बिल्कुल खुश होने वाले हो।
ठीक है, जो भी बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं और बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं बिहार के अंदर में, ठीक है, तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ एशिया, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी? जल्दी जल्दी से हम लोग इसको कवर करते हैं यहाँ पर, मैं फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को न्यूज बताऊंगा, ठीक है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये अमेजोन नदी है, ये याद रखना। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में कितने देश है बता सकते हैं क्या कोई? दक्षिण अमेरिका के अंदर में कितने देश है? तो दक्षिण अमेरिका के अंदर में देखिए, मैं अपनी टीम को यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ, वो बना देंगे आप लोगों के लिए बढ़िया से, और वो पूरी की पूरी न्यूज तैयार रहिएगा आप लोग वो न्यूज के लिए। तो अमेजोन नदी है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में जो है फ्रेंड 2007-8 में आ चुका है क्वेश्चन आपका, तो बोनस क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो। तो जो टीचिंग परीक्षा पढ़ा रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स, वो पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए आप लोगों को जो बिहार में एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं ना, वो कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोगों को देना प्रोवाइड कर चुके हैं, मैक्सिमम बच्चों को मिल चुका है वो एक्सेस, जो बच्चों को मिलना बचा है वो लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। अमेजोन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, देखिए यहाँ पर मैं 50वें नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। हम लोग 50 क्वेश्चन ही रखते हैं क्योंकि कुलदीप सर की भी क्लास है, आप लोग उसको भी अटेंड कीजिए। मैं थोड़ी देर के अंदर में, जैसे ही कुलदीप सर की क्लास खत्म होती है वैसे ही जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को कुलदीप सर से मिलना है, ठीक है, 20 मिनट की एटलीस्ट क्लास कुलदीप सर की भी हो जाएगी, ओके। तो ये चीज लास्ट में लगा दिया गया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो टीम जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हर संभव जो चीज है वो कर रही है यहाँ पर। मैं आप लोगों को बता दूं फिर से एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद में जस्ट अ सेकेंड, तो आप लोगों को संकल्प टेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है, हर किसी बच्चे ने, ठीक है, संकल्प टेस्ट के लिए। और मैंने इसके बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया है, जो भी अर्ली बर्ड है, ठीक है, उन लोगों को जो है फ्रेंड्स, पहले 1000 जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलेगा 49 रुपीज के अंदर में ये, ठीक है, 49 रुपीज के अंदर में, 99 रुपीज का है, 49 रुपीज के अंदर में मिलेगा। और जितने भी पेड स्टूडेंट्स है ये टेस्ट उनके लिए फ्री है, उनको ना तो 49 देना है ना तो उनको 99 देना है, ठीक है, जितने भी पेड स्टूडेंट है। तो जो बच्चा पेड में एनरोल करना चाहता है वो अपने 99 49 रुपीज बचा सकता है, ठीक है, ये है। और इसकी प्राइसिंग क्या रहेंगी आप लोग देख सकते हो, 11,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए, 1,000 रुपए, और 1 से 20 तक जो है 500 रुपए। और इसके अलावा आपके जो पहले 500 रैंक आएंगी, फर्स्ट 500, ठीक है, फर्स्ट 500 रैंक जितने भी लोग आएंगे उन सबको जो है फ्रेंड्स 699 रुपीज का जो हमारा महा टेस्ट पैक है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, और वो कंटिन्यूअस हम उसको अपडेट करते हैं। 699 का वो कोर्स है महा टेस्ट पैक, और डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस उसके अंदर में किए गए हैं, पीवाईक्यूज, हर चीज आपको उसके अंदर में मिल जाती है बाइलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर में। वो पूरा का पूरा 699 का जो है वो पहले 500 जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें एनरोल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, हम लोग कल से लेकर 5 तारीख तक आप लोगों को जो है डेली डोज भी प्रोवाइड करेंगे, हर रोज 7 बजे, हर रोज 7 बजे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उसके अंदर में, छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ओके। कैसे एनरोल करना है टेस्ट के अंदर में, जो पेड स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक एनरोल हो जाएंगे आज शाम तक, ठीक है। जो बच्चे एनरोल नहीं है, जो अलग से करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में जाकर कर सकते हैं, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अब 5 तारीख को होंगी टेस्ट, ये याद रखना है आप लोगों ने, 5 अक्टूबर को, ओके, 5 अक्टूबर को होंगी टेस्ट। बीपीएससी के जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए फ्री है ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग, ओके। 20 सितंबर से लेकर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स अलग अलग चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाने वाली है, जो जो चीजें प्रोवाइड होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको देख सकते हो डेली डोज आपको प्रोवाइड होगा, पीडीएफ, वीडियो, इमेजेस, और ये इंपॉर्टेंट वाली रहेंगी डेली डोज जो है, ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट रहेगा वही देंगे हम लोग आपको। इन डेली डेज में से 25% जो सिलेबस रहेगा इन डेली डोज में से रहेगा आपका, ठीक है, डेली डोज में से रहेगा आपका। इस टेस्ट का 200 क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 200 क्वेश्चंस की टेस्ट होंगी जीएस की, ठीक है। इसमें साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, आप लोगों का जो भी होता है वो सारी चीजें रहने वाली है इसके अंदर में। बाकी मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे टीआरई 4 के लिए सीरियसली दे रहे हैं वो कोर्स के साथ में जा सकते हैं, कोर्स में आपको सारी चीजें भी मिल जाएंगी पेड कोर्स में, और आपको ये भी मिल जाएगा, और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं और वो भी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा महा टेस्ट पैक का भी है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर में जो भी टॉप 500 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको क्या मिलने वाला है, तो जो
टॉप 500 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, रैंकर्स, उनको जो है टेस्ट सीरीज मिलेंगी, महा टेस्ट पैक, ठीक है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली हम अपडेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि 5 तारीख तक उसमें 3 लाख से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे। सारे टीचिंग एग्जाम्स, इवन एसएससी के, उसके अंदर में यूपीएससी के, बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के लिए भी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसके अंदर में। ये फ्री 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 आपको मिलेंगी। जो पहले 500 स्टूडेंट्स होंगे, 699 रुपए का कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा जो बच्चे करेंगे। मेन चीज ये है, आपको पढ़ाना है, आप पढ़िए उसको, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा रहेगा, इसी वजह से आपके लिए कर रही है, ठीक है। मेन क्यों कर रहे हैं, आपको पढ़ने की आदत अभी से डाला जाए, क्योंकि टीचिंग परीक्षा के बच्चों को टॉप रैंकिंग के अंदर में लेकर आना है, ये हमने निश्चय किया है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये संकल्प लिया है, इसी वजह से इस टेस्ट का नाम भी हमने क्या रखा है फ्रेंड, देखिए संकल्प, ठीक है। आप देखिए ये हमारा संकल्प है, आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स को टॉप 100 के अंदर में लेकर आना। मेन एग्जाम्स के अंदर में आप लोगों की पीआरटी के टॉप 100 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए सभी, ठीक है। 6 to 8 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए, 9 10 के अंदर में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट होने चाहिए, 11 12 में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा संकल्प है, इसी वजह से ये संकल्प टेस्ट सीरीज हम लेकर आए आप लोगों के लिए, ठीक है। न्यूज के लिए एक वीडियो बन रहा है आप लोगों का, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों के लिए न्यूज लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप लोग कुलदीप सर की क्लास देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए कंपाइल कर रहा हूँ। मेरे पास में न्यूज आई है, मैं आपको पूरा का पूरा लिखकर पूरा अच्छे से समझाता हूँ, वो पूरा आपका गुड न्यूज आप लोगों के लिए। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना है आप लोगों ने। सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। 3600 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कल भी हमारी एग्जाम वो होगी क्लास, तो उसके अंदर में भी हम लोग आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कल शायद से नहीं होगी, परसों के दिन होंगी हमारी क्लास। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।